हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 21 नवंबर 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। यहाँ पर हम द हिंदू की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं, पॉलिटी, IR, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक रहते हैं हम उनको वन बाय वन कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमने आपको कल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू प्रोटेक्ट मेंटल इंटीग्रिटी इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने प्रोटेक्ट किया अपनी मेंटल इंटीग्रिटी को सबसे पहले? ब्राजील, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चीन। तो इसका सही आंसर है चीन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज की हमारी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारी फर्स्ट न्यूज आ रही, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और इस बार भी क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% है। तो क्या ये न्यूज क्या आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। अदालतें जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को बांध नहीं सकती। कोर्ट्स कैन नॉट फेटर प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट। आपको अगर याद हो, कुछ महीने पहले ये एक मामला आया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। मतलब कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ बिल वगैरह मतलब पारित किए थे, लेकिन जो वहां के गवर्नर थे उन्होंने क्या किया था कि उन बिल को एक बार तो उन्होंने वापस भेज दिया था पुनर्विचार के लिए। लेकिन जब फिर से वापस आया, मतलब फिर आया, तो फिर उन्होंने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रख लिया था, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन फिर इसके बाद जो तमिलनाडु की सरकार थी उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि जब दूसरी बार अगर पुनर्विचार करने के बाद जो विधानसभा के द्वारा जो बिल पारित किया जाएगा उसको पास करना अनिवार्य होगा। लेकिन जो राष्ट्रपति उन्होंने अपने आर्टिकल 200 का प्रयोग करते हुए उन्होंने रख लिया था अपने पास ही। लेकिन इसमें क्या हुआ, फिर जब गया सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि अगर आपने राष्ट्रपति के लिए इसको रिजर्व रखना था इसका फैसला, तो आपने क्या करना था कि इसको पहले ही राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिए था। जब दूसरी बार ये पुनः विचार होकर आया तब आप इसको किसी भी हाल में रोक नहीं सकते थे। तो इसी वजह से ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मतलब मुद्दा काफी ज्यादा उठा था उस समय पर। फिर राष्ट्रपति जो थी उनके द्वारा कुछ सवाल पूछे गए थे, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, और आज उनके भी जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, उनको भी हम देखेंगे। इसके साथ देखते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना एक फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधायक यानी कि जो बिल होते हैं उन पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो मंजूरी है उन पर जुड़े जो सवाल थे उनके जवाब दिए गए हैं। और कोर्ट ने ये चीज स्पष्ट कह दी है कि जो अदालतें हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल को बिलों पर फैसला लेने के लिए टाइमलाइन यानी कि समय में नहीं बांध सकती। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को ये नहीं कहा जा सकता कि आप 15 दिन या फिर 20 दिन या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपने इसका फैसला सुनाना है, चाहे पारित करना है चाहे नहीं। तो ये सब मतलब कि टाइमलाइन के लिए हुआ था। फैसले की मुख्य बातें क्या है, अब देखिए, जो राज्यपाल है वो बिलों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, यानी कि अनलिमिटेड जो टाइम पीरियड है ना, राज्यपाल जो गवर्नर है वो बिलों को नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा है कि जो राज्यपाल है विधायकों को पेंडिंग रखकर अनिश्चित समय तक लटका नहीं सकते। उन्हें बिलों पर जल्दबाजी से बचते हुए उचित समय में निर्णय लेना होगा, यानी कि कोई समय सीमा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उचित समय पर उनको फैसला सुनाना होगा। ये भी नहीं है कि अनलिमिटेड समय तक वो रोक कर रखे, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही लेकिन कोई निश्चित समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई। उदाहरण के लिए अगर राज्यपाल बिल को अस्वीकार करते हैं तो वो इसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, लेकिन अनावश्यक विलंब जो है संवैधानिक नहीं है, यानी कि बिना किसी जरूरत के जैसे ऐसे ही लटका कर रखना बिल को लंबे समय तक, तो ये किसी भी प्रकार से संवैधानिक नहीं है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के लिए भी यही चीज लागू होती है सेम। अनुच्छेद जो 201 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति को बिलों पर मंजूरी देने या फिर उसको अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने ये चीज कही है कि 142 आर्टिकल, यानी कि जिसके तहत क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय सुनिश्चित करता है,
उनका उपयोग करके भी राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों को बदला या फिर सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 142 जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है, इसके तहत भी किसी भी प्रेसिडेंट के लिए या फिर राज्यपाल के लिए कोई भी समय सीमा टाइम लिमिट तय नहीं की जा सकती। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा 14 सवाल जो भेजे गए थे उस पर कोर्ट ने केंद्र के पक्ष में ही फैसला दिया है। अब देख लेते हैं थोड़े वो सवाल क्या थे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक आर्टिकल समझते हैं, 142 आर्टिकल। 142 आर्टिकल क्या है कि उच्चतम न्यायालय जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, यानी कि जिस क्षेत्र में वो अपने फैसले दे सकता है, ऐसी टिकरी पारित कर सकता है या फिर ऐसा आदेश यानी कि एक तरह से ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक होना चाहिए। यानी कि पूर्ण न्याय यानी कि कोर्ट का काम क्या होता है कि न्याय दिलवाना। इसके अलावा राज्य क्षेत्र में इसी संविधान के उपबंधों से अधीन रहते हुए तथा विधि द्वारा उपबंधित रीति में परिवर्तनीय होगा। इसके साथ ही इस संविधान के उपबंधों और किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा किसी भी प्रकरण में पारित किसी डिक्री या फिर आदेश को परिवर्तित करने की शक्ति होगी। इसके लिए वह किसी व्यक्ति या फिर प्राधिकारी यानी कि जैसे कि केंद्र सरकार हो गया या फिर उसके साथ ही राज्य सरकार है, उनको निर्देश दे सकता है। इसे निर्देश जो है इसके लिए आवश्यक होने चाहिए। इसके अलावा पूर्ण न्याय करने की असीमित शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है 142 आर्टिकल के तहत ही। इसके साथ ही ये भारत के जो संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट को दी गई सबसे व्यापक शक्ति है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है 142 आर्टिकल के तहत किसी भी मामले में अपने फैसले की यानी कि जो है रिव्यू जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इसके साथ ही इनफोर्सेबिलिटी 142 के तहत कोई भी जो आदेश या फिर डिक्री दिया गया उसको पूरे देश में यानी कि पूरे देश में उसको लागू किया जा सकता है। इसके अलावा इसके लिए कोई और कानून या फिर प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। जो भी ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा या फिर जो भी डिक्री पारित की जाएगी। इसके साथ ही 2 उपखंड भी बनाए गए हैं। 142 का 1 उपखंड है और 142 का 2 उपखंड भी है। पहला क्या कहता है, पूर्ण न्याय के लिए कोई भी डिक्री या फिर आदेश जो है जारी किया जा सकता है। दूसरा क्या कहता है, अवमानना, गवाहों को बुलाना, दस्तावेज मंगवाना, ये सब आदि शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके साथ ही 142 की कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कि इसके लिए कुछ लिमिट्स यानी कि सीमाएं क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट चाहे कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कल को कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सांस नहीं लेगा या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वच्छ हवा में नहीं रहेगा, यानी कि जैसे कि कोई भी फैसला आता है तो उसमें ये पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मौलिक अधिकार जो है उनके ऊपर यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर कोई भी फैसला हावी नहीं होगा। इसके अलावा संसद द्वारा बनाए गए कानून जो है स्पष्ट कानून के विपरीत नहीं जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यपाल की जो संवैधानिक स्वायत्त शक्तियां हैं, जैसे कि अनुच्छेद 111 यानी कि आर्टिकल जो है 111, इसके साथ 200 आर्टिकल है, 201 आर्टिकल है, इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही इसका उपयोग जो है असीमित नहीं है। कोई अगर कह दे कि इसका अनलिमिटेड यूज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो केवल तभी जब कोई दूसरा कानूनी का रास्ता नहीं हो तभी ये पूर्ण न्याय के लिए जरूरी है, यानी कि कोई और कानूनी रास्ता ना हो तभी ये पूर्ण न्याय कर सकता है। अदरवाइज इतना ज्यादा भी अनलिमिटेड अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर सकता। इसका दुरुपयोग भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो जब कोई कानून में कमी हो या फिर कोई रास्ता ना दिखे या फिर अन्याय हो रहा हो तो क्या कोर्ट कह सकता है कि चाहे कानून में लिखा हो या नहीं, मैं पूर्ण न्याय करूंगा, मेरा आदेश पूरे देश में चलेगा। तो ये एक तरह से सिंपल वर्ड्स में है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा है। ये जो फैसला अभी आया है ये केरल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में जो राज्यपालों के द्वारा जो विधेयक लंबे समय तक जो लटके रहते हैं, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि गवर्नमेंट जो मतलब कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जो सेंटर में और जो स्टेट में है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको लेकर जो एक तरह से स्टेट और सेंटर के बीच कड़ी का काम करता है गवर्नर, लेकिन गवर्नर को ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक तरह से सेंटर का एक नुमाइंदा होता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये जो है आदेश वगैरह पारित करने से रोकता है या फिर जो भी
सेंटर के विपरीत सरकारें चल रही जिनमें स्टेट्स में, उनके लिए ये थोड़ा बाधा खड़ी करता है। तो इसी बीच फैसला आया, केंद्र ने राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी ताकि इन मुद्दों पर स्पष्टता आए। तो प्रभाव क्या है इसके, राज्यों के लिए राहत नहीं है, यानी कि विपक्षी शासित जो सरकारें हैं इनसे निराश हो सकती हैं इस फैसले से, क्योंकि वे राज्यपालों पर समय सीमा लगाने की मांग कर रहे थे। क्योंकि अब देखिए, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की एक तरह से मंजूरी से रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। जब तक चाहेगा राष्ट्रपति तब तक वो गवर्नर बनकर रहेगा उसी स्टेट में। इसी बीच जो राज्य सरकारें हैं वो ये सोचती है कि ये जो राज्यपाल है ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का ही एक तरह से जासूस कह सकते हैं, एक तरह से उनके व्यक्ति की तरह काम करता है, उनके साइड ही रहता है। तो इसी वजह से जो विधेयक है वो काफी लंबे रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं 142 के, यानी कि ये जो प्रश्न पूछे गए थे, 14 प्रश्न पूछे गए थे। ये देखिए, सेंटर यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इन पर भी अपना जो है फैसला इन्होंने सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 मई 2025 को अनुच्छेद 200 और 201 यानी कि जो राष्ट्रपति की मंजूरी है और राज्यपाल की मंजूरी, इसके तहत जुड़े 14 प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। ये जो प्रश्न है मुख्य रूप से राज्यपालों द्वारा जो विधेयकों को लंबे समय तक रोकने से, इन चीजों से ये सब विवादित थे, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, पंजाब जैसे मामलों में। तो कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में 11 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जबकि 3 प्रश्नों के संदर्भ में असंबंधित मानकर उनको अनुत्तरित छोड़ दिया, यानी कि 3 प्रश्नों के उन्होंने उत्तर नहीं दिए। तो 11 प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। अब 1 बाय 1 प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर उनके संवैधानिक विकल्प क्या है, यानी कि जब उनको 200 के तहत राज्यपाल को जो एक दिए जाएंगे, यानी कि उनको जो मंजूरी के लिए विधेयक उनके सामने रखे जाएंगे, तो उनके पास, राज्यपाल के पास क्या विकल्प है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है राज्यपाल के पास 3 विकल्प है, या तो उसको मंजूरी दे सकता है, या फिर अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसको रीजन बताना होगा, या फिर राष्ट्रपति को भेज सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसको रोका नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता ले सकता है, या फिर उससे मतलब बंधा हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ, सामान्य तो बंधा हुआ है, लेकिन विवेकपूर्ण न्याय, जिसमें जो राष्ट्रपति को रेफर करना, उससे सीमित जो विवेक हो सकता है, मंत्री परिषद की सलाह अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न क्या है, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के योग्य है। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा हाँ, सीमित रूप से, यदि मनमाना या फिर अनुचित विलंब हो तो समीक्षा हो भी सकती है, लेकिन सामान्य निर्णयों पर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की को शक्तियों के लिए प्रयोग किए गए समय सीमा निर्धारित कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या अनुच्छेद 200 में डीम्ड असेट यानी कि स्वैत मंजूरी, डीम्ड असेट यानी कि स्वैत मंजूरी जो है वो इसमें मतलब कि है कि अवधारणा है या नहीं। कोर्ट ने कहा है नहीं। तो सीमित रूप से अनुचित विलंब पर समीक्षा संभव है, लेकिन सामान्य निर्णय जो है वो सुरक्षित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा है कि इज एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिएशन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 जस्टिबल, यानी कि हाँ नहीं, ये हो गया था क्वेश्चन, हाँ 201 के तहत। इसके साथ उन्होंने कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो 200 या तो फिर 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को विधेयक पर कार्य के लिए मंडामस रिट जारी कर सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये उनकी विवेक शक्तियों में हस्तक्षेप होगा। इसके बाद क्या अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए अनुच्छेद 200 और 201 के तहत बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो उन्होंने कहा क्या राज्यपाल जो है वो 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए, उन्होंने कहा नहीं, मंत्री परिषद की सलाह इसमें अनिवार्य होगी। क्या अनुच्छेद 142 का उपयोग जो है अनुच्छेद 200 201 के तहत समय सीमा या फिर डीम्ड असेंट लगाने के लिए किया जा सकता है, उन्होंने कहा नहीं।
जो 142 आर्टिकल है ना, 142 आर्टिकल जो है उसके तहत ये पूर्ण न्याय के लिए, लेकिन संवैधानिक विवेक को बदल नहीं सकता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया जो कानून है अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल की मंजूरी के लिए बिना लागू कानून माना जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, मंजूरी के बिना जो है विधेयक कभी भी कानून नहीं बनेगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मंजूरी जरूरी होगी। तो इसी वजह से ये जो प्रश्न है इसका आंसर अभी तक नहीं दिया है, यानी कि इसको अनुत्तरित छोड़ दिया है। इसके अलावा 145 का खंड 3 जो आर्टिकल है उनके द्वारा वो क्या कहता है कि उसके प्रावधान के दृष्टिकोण से क्या अनुच्छेद 143 का जो एक खंड है उसके तहत रेफरेंस सुनने के लिए न्यूनतम 5 जजों की बेंच अनिवार्य है या फिर नहीं? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन इस संदर्भ में अभी तक लागू होगा। हालांकि इस पर अभी भी आंसर चल रहा है, इसका भी मतलब कि आंसर है छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है, डू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड टू मैटर्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ? उनका नॉट पॉसिबल, आंसर इन द डिफाइंड मैटर, यानी कि इसका आंसर देना अभी तक संभव नहीं है। इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन क्या है, डज द कॉन्स्टिट्यूशन बार द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम रिजॉल्विंग सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ सूट अंडर आर्टिकल 131? तो इररिलेवेंट टू द फंक्शन नेचर ऑफ द रेफरेंस हैंस रिटर्न आंसर, यानी कि इसका भी अभी तक आंसर नहीं दिया गया, इसको भी रिटर्न कर दिया गया। तो देखिए ये थे मतलब इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए थे। तो इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपने पूरे फैसले सुना दिए। यानी कि अगर हम ओवरऑल इसका निष्कर्ष निकालें तो ये चीज है कि प्रेसिडेंट के लिए और जो हमारे गवर्नर है उनके लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं है, लेकिन उनको फिर भी एक तरह से जितनी जल्द हो सके या फिर अपने विवेकाधीन से इसको लंबे समय तक लटका नहीं सकते किसी भी बिल को, उनको आंसर देना होगा। यानी कि उनको कहीं ना कहीं उनको अगर स्वीकार करना या फिर अस्वीकार करना तो उसका कारण भी बताना होगा। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, कोप 30 की न्यूज आ रही है। हालांकि आप सभी को पता है अभी कोप 30 जो है चल ही रहा है, ब्राजील के जो बेलम शहर में आयोजित हुआ है ये। तो वहां पर इंडिया ने क्या डिमांड की, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, यानी कि भारत ने न्याय संगत परिवर्तन तंत्र की डिमांड की है इस कोप में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। तो यहाँ पर ये जो मांग है विकासशील देशों के समूहों के साथ मिलकर की गई है। ये जो डिमांड है जो कि जलवायु न्याय, समानता, वित्तीय सहायता पर जोर देती है, यानी कि वित्तीय सहायता भी देनी होगी। पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव उनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो अभी हाल ही में यानी कि वहां पर इन्होंने इस पर मुद्दे को काफी प्रमुखता से उठाया है ताकि जो जीवाश्म ईंधन है उनसे नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ निष्पक्ष और समावेशी हो सके। तो अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो भारत जो है न्याय संगत परिवर्तन आखिर क्या है, तो ये जो पूरी अवधारणा है ना न्याय संगत परिवर्तन की, ये जो अवधारणा है पेरिस समझौता जो हुआ था अभी 2015 में उससे जुड़ी हुई है, जो क्या सुनिश्चित करती है कि जलवायु कार्यवाही से प्रभावित जो श्रमिक हैं या फिर जो भी समुदाय हैं कोई, और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था, उनको कोई भी नुकसान ना हो। इसमें सस्ती वित्त होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होना चाहिए, इसके साथ ही क्षमता का निर्माण और इसके साथ ही हरित रोजगार पर पूरा फोकस होना चाहिए। भारत जैसे जो विकासशील देश है उनके लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो अभी तक विकास कर रहे हैं, जहां पर कोयला आधारित जो ऊर्जा लाखों लोगों की आजीविका, यानी कि हमें पता है कि कोयले आधारित जो ऊर्जा है उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लाखों लोग उससे अपने घर चलाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भारत इस चीज की डिमांड करता है। भारत की मांग का एक तरह से पूरा निष्कर्ष क्या है कि कोप 30 में जो है भारत ने ये कहा है कि इकोनॉमी वाइड होनी चाहिए, यानी कि परिवर्तन तंत्र समग्र अर्थव्यापी होना चाहिए जो कि इक्विटी पर ध्यान दे। इक्विटी यानी कि इक्वालिटी पर नहीं, जिसको जितनी नीड है उसको उतना ही दिया जाए। इसके साथ ही साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां भी हैं। राष्ट्रीय रूप से निर्धारित पथों पर आधारित होना चाहिए ये पूरा जो न्याय संगत तंत्र है। विकसित देशों को वित्तीय रूप से निर्धारित पथों पर एक तरह से आधारित हो। इसके साथ ही जो विकसित देश है यानी कि जो डेवलपिंग नेशन जिसमें यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इसके साथ ही कुछ रशिया हो गया, जापान जैसी जितनी भी मतलब जो यूरोपियन यूनियन हो गया, तो जितने भी ये जो डेवलप्ड नेशन है तो इनके लिए कहा गया है कि आपको एक तरह से अपना दायित्व यानी कि आपको फंडिंग वगैरह करनी होगी, यानी कि अपने दायित्व को पूरा करना होगा।
तो भारत ने कहा है कि सभी देशों के लिए एक जैसा चरणबद्ध समाप्ति जो है संभव नहीं है, यानी कि एक जैसी चीज सभी को नहीं मिल सकती। इक्विटी को यहाँ पर अपनाना होगा, जिसको जितनी नीड है उसको उतना देना होगा, क्योंकि विकास के सत्र जो हर के अलग अलग है। यानी कि कोई मान लीजिए अगर हम 100 तक मतलब अगर किसी के 100 है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते 100 पॉइंट्स हैं, तो वो पूरा जो है डेवलप्ड नेशन है, जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, जापान वगैरह, ये सभी कंट्री, इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन। लेकिन अगर किसी के मान लीजिए 98 हो सकते हैं पॉइंट्स, किसी के 97 हो सकते हैं, इसके साथ ही किसी के 60 हो सकते हैं, किसी के 40 हो सकते हैं। तो अब इन सभी के लिए जो है अलग अलग जो है एक तरह से तंत्र पूरा अपनाना होगा, सभी को एक जैसी चीज नहीं दी जा सकती। इसके अलावा विकासशील देशों ने समर्थन किया। भारत ने ग्लोबल साउथ के साथ साथ, यानी कि जो हमारा ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, जैसे ये ग्लोब है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ की जो कंट्री है ना ग्लोबल साउथ पे, यहाँ की पूरी हम मान सकते हैं, अफ्रीका भी इसी में आता है। उसके साथ मिलकर लाल रेखाएं खींची, जिसमें संप्रभुता की बात की है, वित्तीय मजबूत वित्त अनुकूलन प्राथमिकता दी गई है। COP 30 जो है उसके अनुसार भारत जो है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज है और बेसिक समूह, जिसमें ब्राजील, बेसिक में क्या है, ब्राजील जो है, इसके साथ दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन है, उनके लिए अनुकूलन और मापनीय परिणामों पर भी जोर देता है। इसके साथ ही इस डिमांड में जीवाश्म ईंधन निर्भर क्षेत्रों के लिए जो श्रमिक हैं, यानी कि जो जीवाश्म पर जो श्रमिक है जीवाश्म ईंधन पर डिपेंड करते हैं, इसके साथ ही जो समुदाय हैं उनके लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता बताई जा रही है। ADB यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके अकॉर्डिंग भारत ने ऊर्जा संक्रमण जो लक्ष्य है उसके लिए न्याय संगत परिवर्तन कुंजी है, भारत जो उसको एक परिवर्तन कुंजी माना जा रहा है, जिसमें हरित नौकरियां, लिंग समानता, कार्य स्थितियों, इन सभी में सुधार शामिल है। इसके साथ ही COP 29 में भारत जब था, यानी कि COP 29 अभी जो हुआ था पिछले साल 2024 में, भारत ने शीर्ष नीचे दृष्टिकोण यानी कि परस्क्रिप्टिव टॉप डाउन अप्रोचेस को UNFCCC के प्रावधानों के विरुद्ध बताया था, कि जो यूनाइटेड नेशंस जो FCC यानी कि ये जो इसके प्रावधान है उसके विरुद्ध ये है। COP 26 जो हुआ था, COP 26 2021 में हुआ था, तो इसमें ग्लासगो समझौते ने न्याय संगत परिवर्तन को मान्यता दी है, लेकिन भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की इसमें अभी भी कमी बताई कि इसमें पूरी तरह से इंटरनेशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब इसके अलावा COP 30 में भारत के लिए अनुकूलन को केंद्र में रखने का एक अच्छा मौका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्याय संगत परिवर्तन के उदाहरण कैसे है, मतलब ये है न्याय संगत परिवर्तन का कि मान लीजिए जैसे जीवाश्म ईंधन आता है, उसमें क्या होता है, जीवाश्म ईंधन में कोयला रहता है, इसके साथ ही तेल, कोयला, तेल, इसके साथ गैस होती है, और नवीकरणीय जो ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसकी तरफ जाते समय, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाते समय किसी भी श्रमिक का, किसी भी समुदाय का, किसी भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र का कोई भी आर्थिक सामाजिक नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें नए मौके मिलने चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाए, इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा, इसके साथ सम्मानजनक उन्हें रोजगार भी मिलना चाहिए। तो इसी तरह ये इसका मतलब है न्याय संगत परिवर्तन का। अब देखिए विश्व के स्तर पर अगर हम पूरा उदाहरण देखें तो एक उदाहरण आता है जर्मनी का, जहां पर कोयला चरणबद्ध समाप्ति यानी कि कोल फेज आउट और रुहार क्षेत्रों का पुनरुत्थान हो रहा है। जैसे 2018 में जो जर्मनी था, उन्होंने कोल कमीशन बनाया था, जिसमें गवर्नमेंट, उद्योग, ट्रेड यूनियन, पर्यावरण, ये सब कुछ शामिल थे। 2038 तक उन्होंने टारगेट रखा, कोयला बंद करने का प्लान है, लेकिन जहां पर प्रभावी क्षेत्र, जहां पर रुहार है, लुसातिया है, तो वहां पर जो है काफी बड़े पैकेज भी दिए जा रहे हैं, नई नौकरियां, रीस्किलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ वहां पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा कनाडा में 2018 से शुरू हुआ था अल्बर्टा कोयला श्रमिकों का एक जस्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम। कोयला बिजली बंद होने पर 3000 से अधिक जो श्रमिक है वो प्रभावित हुए थे। सरकार ने कोल वर्कफोर्स ट्रांजिशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें पेंशन ब्रिजिंग हुई, रीट्रेनिंग, रीलोकेशन भत्ता, ये सब कुछ दिया गया। इसी तरह अलग अलग जगह पर भारत में प्रमुख उदाहरण, और अगर हम इस पहल की बात करें तो झारखंड में जो कोयला क्षेत्र है वहां पर जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स 2023 में शुरू हुआ था, भारत में झारखंड में। तो झारखंड सरकार इसमें जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, इसके साथ ही ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने राज्य स्तर पर ये एक तरह से फोर्स बनाई है, जस्ट टास्क फोर्स। तो ये फोर्स जो है
एक तरह से जो कोयले पर निर्भर समुदाय होते हैं उनकी मैपिंग, वैकल्पिक जो आजीविका उस पर ये काम करती है। इसी तरह और भी बहुत सारी जगह पर, जैसे ओडिशा में, तमिलनाडु में ऐसे संगठन बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए हैं। भारत का पहला निजी जस्ट ट्रांजिशन फंड हुआ था, वायर्स कैंट जस्ट ट्रांजिशन फंड जो बनाया गया था, और इसमें कोयला निर्भर जो क्षेत्र है उसमें, जो भी कोयला निर्भर क्षेत्र है उसमें एक तरह से जो परियोजना है, जो सामाजिक प्रभाव है, उन सभी के लिए ये तैयार किया गया था। इसके साथ ही यानी कि हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। हमारा एडिटोरियल क्या कहता है, जैसे कि पता ही है अभी बिहार में इलेक्शन हुए, वहां पर एनडीए की गवर्नमेंट बनी है और 10वीं बार जो है नीतीश कुमार वहां के अब सीएम चुने गए हैं, 10th बार। ठीक है, तो एडिटोरियल क्या कहता है कि बिहार चुनाव में एक बड़ा जो है गेम चेंजर है। ठीक है, तो ये जो लिखा गया एडिटोरियल रिटायर्ड प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के पुणे में, तो उनके द्वारा ये एडिटोरियल दिया गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से भारतीय राजनीति की जो परिदृश्य है उसको फिर से बदल दिया है, एक नया मोड़ दिया है। 14 नवंबर को जो नतीजा घोषित हुआ, वहां पर राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की जो सरकार है उन्होंने 243 में से 202 सीटें लेकर जीत हासिल की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो नेतृत्व वाली ये जेडीयू जो है सरकार है, यानी कि एक पार्टी थी, और भाजपा की जो जोड़ी थी, यानी कि भाजपा बीजेपी और जेडीयू दोनों को मिलाकर ये एक तरह से महागठबंधन की सरकार बनी है। महागठबंधन को इन्होंने एक तरह से पलट दिया है, महागठबंधन की सरकार को। इसके अलावा इस जीत के पीछे कई गेम चेंजर कारक भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने सिर्फ बिहार की सियासत को नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश दिया है। तो अभी ये जो एडिटोरियल है इन्हीं कारकों के बारे में बात की गई। यहाँ पर सबसे पहले महिलाओं का साइलेंट वोट, यहाँ पर महिलाओं के बारे में बात की गई है कि जो महिलाएं हैं उनका एक तरह से साइलेंट वोट यहाँ पर देखा गया। कैसे? चुनाव में कुल मतदान कितना 66.91% रहा है, जो कि 1951 के बाद सबसे ज्यादा आज के यानी कि 2025 में ये मतदान हुआ है। लेकिन महिलाओं का टर्न आउट जो है वो पुरुषों से 9% अधिक है, यानी कि महिलाओं ने 9% ज्यादा वोट दिया है। लगभग 37 लाख महिलाओं ने पहली बार वोट डाला है इसमें, बिहार में, यहाँ पर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही एनडीए की जो योजना है, जिसमें मुख्यमंत्री नारी शक्ति की जो योजना है, जिसमें 21 लाख महिलाओं को 10,000 की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जीविका दीदी की जो एक योजना चलाई गई थी, तो इन सभी की तरफ से महिलाएं जो है इन सभी की तरफ आकर्षित हुई हैं और उन्होंने अपना वोट डाला है। इसके साथ ही द हिंदू के ये जो लेखक है उन्होंने कहा कि महिला वोटरों की चुप्पी तोड़ने का एक प्रतीक है। पहले बिहार में जाति और समुदाय तय करते थे, लेकिन अब जो है वहां की सुरक्षा, रोजगार, स्थिरता जैसे मुद्दे हैं महिलाओं को किंग मेकर बना रहे हैं। इसी तरह वहां पर देखा गया साइलेंट गेम चेंजर ने महागठबंधन के जो माई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण जो था MY, तो उनको भी खत्म कर दिया है। इसका प्रभाव क्या पड़ा है? बिहार में महिलाओं की भूमिका अब वोटर गिवर से लेकर वोट टेकर तक बन चुकी है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि यूपी, बंगाल, महिलाओं केंद्रित में ये एक नई नीति की एक लहर आ सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान का एक जो मैन ऑफ द मैच है, यानी कि उन्होंने 1800% तक छलांग लगा दी है। जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके 2015 के यानी कि 0 सीटों से उछलकर वो 20+ सीटें जीती हैं उन्होंने। चिराग के जो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर पासवान वोट को एनडीए में एकजुट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि ये इसको गेम चेंजर क्यों कहा गया, क्योंकि नीतीश की जो जेडीयू को एक चुनौती दी है, एनडीए को इससे फायदा हुआ है। तो ये जो एनडीए इसको फायदा हुआ है। और ये जो एडिटोरियल के लेखक क्या लिखते हैं कि जाति से ऊपर उठकर परफॉर्मेंस पर फोकस किया जा रहा है, ये एक उदाहरण है। इसका प्रभाव क्या है? ये छोटे दलों की ताकत दिखाता है। चिराग जो अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि छोटे छोटे दलों से उठकर उन्होंने बड़ी बड़ी सरकारें बना ली हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की अपील है और उसके साथ ही वेलफेयरिज्म, जैसे नीतीश की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार जो वहां के अभी सीएम बने हैं, तो पहले अब उनको 10th बार सीएम बनाया गया है। अब देखिए जैसे सभी को पता ही है कि उनको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, पलटू राम, पलटू बाबू, क्योंकि वो मौके के हिसाब से अपनी जो सत्ता है यानी कि अपनी पार्टी लगातार बदलते रहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या है?
तो एनडीए को पूर्वी भारत में मजबूत कर सकता है, लेकिन विपक्ष को गवर्नेंस पर ये सवाल उठाने का भी मौका मिलता है, क्योंकि वो लगातार क्या करते हैं, अपने दल बदलते रहते हैं, जो कि दल बदलू कानून भी हालांकि इसके लिए लाया गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे जो बदलाव हमें देखने को मिलते रहते हैं, खास करके राजनीति में। इसके साथ ही प्रशांत किशोर का जो जान सूरज है, थर्ड फेज का दावा करते हैं। तो पूरब पोल जो स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर है, उन्होंने जान सूरज पार्टी को यानी कि 100+ जो सीटें हैं उस पर त्रिकोणीय मुकाबला किया, लेकिन 10 से 15 सीटें जो है जीती हैं। फिर भी इसे महागठबंधन के इसने वोट काट दिए। इसके अलावा ये दशकों बाद तीसरा चेहरा था और इसके साथ इसको युवा विद्रोह भी कहा गया है। एडिटोरियल में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए द ऑन यंग वोटर्स जो है, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा इसमें वोट डाला है। अमंग दी वोटर्स बिलो 25 ईयर्स एज से कम द एनडीए पोल्ड नियरली 50% एनडीए को वोट मिली है। अमंग द इन द एज ग्रुप ऑफ 26 से यानी कि 26 से 35 एज के बीच एनडीए गॉट सपोर्ट फ्रॉम 45% उनको सपोर्ट मिला है। बट क्यूरियसली इन 2015 while the महागठबंधन won, the NDA had a comparative advantage among the voters under 25 years in 2020 when it won. Ironically, it had slightly has less support among the age cohort 35% than overall support 37%। यानी कि अगर हम 2015 की बात करें जहां पर महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो उस समय पर क्या था कि उस समय पर 26 से लेकर 35 एज के बीच काफी ज्यादा वोट दिए, मतलब इन एज के व्यक्तियों ने बहुत ज्यादा वोट दिए थे महागठबंधन की सरकार को। लेकिन आज के समय पर जो है 25% से अगर हम देखें, क्योंकि 21 एज है वोट डालने की, और 25% के बीच अगर देखें तो सबसे ज्यादा वोट जो है युवा ने दिया है एनडीए की गवर्नमेंट को। इसके साथ ही भाजपा की जो नेशनल स्ट्रेटेजी है उसका राष्ट्रीय प्रभाव भी एक तरह से गेम चेंजर की तरह काम किया। भाजपा अकेले ही 120+ सीटों से जीती है। इसके साथ ही जो इसको राष्ट्रीय गेम चेंजर क्यों कहा गया है कि ये मोदी मैजिक या फिर प्रचार का एक नतीजा बताया जा रहा है। यानी कि एक जो रिपोर्ट हम देखते हैं अल जजीरा, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की जो हार है यादव परिवार के लिए एक ऐतिहासिक है, जो कि विपक्ष को और कमजोर करती है। इसके अलावा ये जो है 29 की लोकसभा के लिए पूर्वी मोर्चा भी मजबूत करने जैसा है, यानी कि जो पूर्व का मोर्चा है वो मजबूत हो चुका है वहां पर। लेकिन कांग्रेस की जो 6 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिली हैं, उस तक सिमटना जो है वो विपक्ष के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि विपक्ष ने अभी बहुत सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर सवाल उठाए हैं, बीजेपी पर या फिर और भी आए दिन उठते रहते हैं। हालांकि बीजेपी के द्वारा उसके कोई भी आंसर नहीं दिए गए हैं। तो इसी बीच ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी भी हाल ही में। तो अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो बिहार 2025 की कास्ट कम्युनिटी से प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि पहले कास्ट देखकर वोट डाले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह जीत जो है एनडीए की चतुर रणनीति, जिसमें वेलफेयर, प्रोपेगेंडा, इन सभी का एक नतीजा माना जाता है। लेकिन सवाल बाकी है कि ये वादे पूरे होने वाले हैं या नहीं। जो वादे किए गए थे एनडीए के द्वारा, महिलाओं और युवाओं की अपेक्षा पूरी होंगी या फिर नहीं, या फिर पहले जैसे 10 बार जो है 9 बार सीएम रह चुके हैं ये जो वहां पर नीतीश कुमार, तब के भी हालात हम देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं बिहार की सिचुएशन वैसी है, कुछ खास बदलाव हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन आने वाले समय पर हो सकता है इसमें बहुत बड़े बदलाव हों। तो बिहार अब गेम चेंजर इस वजह से बन चुका है। यहाँ पर एक ऐसा राज्य जहां पर वोटर अब साइलेंट नहीं है बल्कि डिसाइसिव है। इसके अलावा विपक्ष को आत्मचिंतन की जरूरत है, यानी कि उनको एक तरह से थिंकिंग करनी होगी कि आखिर कहां पर उनके लिए कमी रह चुकी है, वरना 2029 में ये जो लहर है राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच सकती है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल और हमारी ये जो आज की न्यूज कंप्लीट हो चुकी है। तो हम आगे देखते हैं। ये हमने आपको ये दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर विचार करने के समय निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? मंजूरी देना, रोक कर रखना, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना, या फिर स्वत मंजूर मान लेना, डीम्ड असेंट। डीम्ड असेंट का मतलब होता है कि अपने आप ही उस को मंजूरी, जो भी एक तरह से विधेयक है उसको खुद से मंजूर मान लेना। तो इसमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा है, ये आपने आंसर हमें देना है।
कमेंट सेक्शन में। तो आज का दोस्तों हमारा सेशन इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड मिलते हैं हम अपने कल के सेशन में।